नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो कांग्रेस के आजाद अब आजाद हो चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद के। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, उन्होंने अब अपना इस्तीफा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया। 5 पन्ने का उन्होंने इस्तीफा अपना भेज दिया है। कई कारण भी बताए हैं, जो स्थिति है, उनकी मनोदशा है, उसका भी जिक्र किया है। तो आखिरकार गुलाम नबी आजाद ने क्यों कांग्रेस छोड़ दी, आखिरकार इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आज ये जानने की कोशिश करेंगे। सुकेश रंजन जी हमारे बीच है। सुकेश जी, आखिरकार क्या इनसाइड स्टोरी है गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने? एक तो वरिष्ठ नेता, वरिष्ठतम नेताओं में आते हैं, और G23 जो एक बागी गुट कहा जाता है कांग्रेस का, उसमें भी वो शामिल रहे, और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत वरिष्ठ नेता है। जो उनकी रेजिग्नेशन है वो बहुत तल्ख है, बहुत नेस्टी लेटर है। वो ये अकस्मात हो गया हो, मैं ऐसा भी नहीं मानता। इसकी पटकथा पहले से लिखी जा रही थी। बिल्कुल। और मैं उस राय का नहीं हूं जो ये कहे कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, जिनको पद नहीं मिल रहा वो बाहर जा रहे हैं। ये कांग्रेस के अंदर जो जिस तरीके से उसके कार्यकलाप हैं, जो उसका इंटरनल मैकेनिज्म है, उसको दुरुस्त करने के लिए बहुत दिनों से एक कोशिश कांग्रेस के अंदर से चल रही है, और एक जीवंत संस्था में ये कोशिश चलती रहनी चाहिए। G23 हमारा दिया हुआ नाम है, उसको हम बागी गुट भी हमने बनाया है, लेकिन ये उनमें से कोई नेता ऐसा नहीं था मेरी नज़र में जो ये कहे कि हम बाहर निकल के कोई पार्टी बनाना चाहते। अगर आप अपनी पार्टी में कुछ आधारभूत बदलाव चाहते हैं और उसके लिए अपने अध्यक्ष को चिट्ठी लिखते हैं, तो मैं उसको बागी गुट नहीं मानता। जिस तरीके से ये चिट्ठी लिखी गई है उसमें ये साफ झलकता है कि जो अभी की लीडरशिप है, और लीडरशिप कागज पे तो सोनिया गांधी की है, लेकिन जो सामने दिखता है और जिसका जिक्र गुलाम नबी आजाद ने भी किया है कि सारे फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। मैं दर्शकों की सुविधा के लिए कुछ चीजें पढ़ के बताना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, एक तो लंबा एसोसिएशन उनका कैसे रहा, कैसे वो कांग्रेस में आए, वो तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने ये कहा है कि आपके प्रेसिडेंटशिप में, मतलब आप जब प्रेसिडेंट थी, यूपीए की चेयरपर्सन थी, तो यूपीए 1 यूपीए 2 बहुत अच्छे से चला। क्यों चला? वो लिखते हैं, however, one of the major reasons in this success was that as president you heeded the wise counsel of senior leaders, besides trusting their judgment and delegating powers to them. इसका मतलब यह है कि वो जो सक्सेसफुल काल था उसकी वजह यह थी कि आपने बुद्धिमान लोगों को अपने साथ रखा, राजनीतिक लोगों को अपने साथ रखा, और न सिर्फ साथ रखा, उनके जजमेंट को, उन्होंने जो फैसले लिए उसको ट्रस्ट किया, और उनको आपने पावर्स दिए, डेलीगेट किया पावर। आगे वो क्या लिखते हैं, और यहां से उनकी तल्ख टिप्पणी शुरू होती है, और जो अभी की लीडरशिप है, राहुल गांधी की लीडरशिप है, उस पर बहुत सवाल उन्होंने उठाए। उन्होंने कहा है, however, unfortunately, after the entry of Sri Rahul Gandhi into politics, and particularly after January 2013, when he was appointed as vice president by you, the entire consultative mechanism which existed earlier was demolished by him. मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद 2013 में जब वो वाइस प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने जो एक कंसल्टेटिव जो प्रोसेस था पार्टी के अंदर, उसको खत्म कर दिया राहुल गांधी ने। तो मोटे तौर पे इनका ऑल सीनियर, आगे पढ़ के सुनाता हूं, ऑल सीनियर एंड एक्सपीरियंस लीडर्स वेर साइडलाइंड एंड न्यू कोटरी ऑफ inexperienced sycophants started running the party affairs of the party. Sycophants जैसे शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। आगे वो लिखते हैं, this childish behavior completely subverted the authority of the Prime Minister and Government of India. वो हवाला दे रहे हैं कि जब उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जिसको कैबिनेट ने अप्रूव किया हुआ था, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पब्लिक ग्लेयर में, प्रेस के ग्लेयर में उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। तो उन्होंने अथॉरिटी को, प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी को बिल्कुल सबवर्ट कर दिया। तो जो उनकी नाराजगी है, बहुत बहुत लंबी चिट्ठी है, और दर्शकों को जानना चाहिए कि उन्होंने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं,
पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। पार्टी में राहुल गांधी के सिक्योरिटी सुरक्षा में जुड़े लोग, उनके पीए जो है वो इंपॉर्टेंट फैसले ले रहे हैं। उन्होंने एक तरीके से सोनिया गांधी पे भी सवाल उठाया है कि आप इंटरिम प्रेसिडेंट बनी थी और 3 साल से तो चुनाव भी नहीं हुआ। उन्होंने जो चुनाव होने वाले हैं उसको भी कहा है कि दिस एंटायर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन प्रोसेस इज ए फार्स एंड ए शैम। मतलब उन्होंने जिस तरीके से पार्टी चल रही है वो बताना चाहते हैं कि पार्टी दरअसल राहुल गांधी ही चला रहे हैं। आप इंटरिम प्रेसिडेंट हैं लेकिन सारे फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं, और राहुल गांधी जिनके इन्फ्लुएंस में फैसले ले रहे हैं वो लोग राजनीतिक नहीं हैं, वो चमचों से घिरे हुए हैं, वो चाटुकारों से घिरे हुए हैं, जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, उनसे घिरे हुए हैं। तो एक तरीके से उन्होंने राहुल गांधी की जो कांग्रेस में या उनकी जो फॉलोइंग एक हो सकती है उस अथॉरिटी को डिमोलिश करते हुए रिजाइन किया है। यह ज्यादा चिंता की बात है कि विपक्ष इसको आड़े हाथों लेगा। विपक्ष ये कहेगा कि हम तो पहले से कहते हैं कि अनफिट है राजनीति में, लाइन लग गई इनके साथ, सारे युवा छोड़ के चले गए। अब जो पुराने नेता हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। युवाओं की लंबी फहरिस्त वो गिना सकते हैं, जितिन प्रसाद चले गए, आरपीएन सिंह चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, वो एक लंबी लिस्ट है जिसके बारे में गिना सकते हैं। और अब बुजुर्गों की एक लंबी लिस्ट होगी जिसको वो अपने फहरिस्त में शामिल करेंगे, और गुलाम नबी आज़ाद जिनकी प्रशंसा प्रधानमंत्री कर चुके हैं। तो वो ये कहेंगे कि जो लोग पार्टी में डेमोक्रेटिक लोग थे, जो अच्छे लोग थे, जिनके पीछे परिवार नहीं था, जो वंशवादी लोग नहीं थे, वो पार्टी में वंशवाद से परेशान होकर पार्टी से बाहर निकल रहे हैं। तो ये बैड न्यूज़ है कांग्रेस के लिए। और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप की अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए, उनको आईना दिखाते हुए वो छोड़ रहे हैं, ये उनकी विपक्षी पार्टी को, पॉलिटिकल एडवर्सरी को एक मौका देने वाला है कि आपने एक तरीके से उस चैप्टर को फिर से ओपन कर दिया जिसमें राहुल गांधी को एक इमैच्योर पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बताया जाता है जो सबको साथ लेकर नहीं चल सकते। अभी अध्यक्ष पद के चुनाव भी होने हैं पार्टी के अंदर, डेट तय नहीं हो पा रही है, कौन बनेगा ये तय नहीं हो पा रहा है। गुलाम नबी आज़ाद का इस बीच इस्तीफा हो जाता है और वो तल्ख टिप्पणी जिस तरह से करते हैं कि राहुल गांधी अनफिट है पार्टी में, और चाटुकारिता जो है पार्टी में ज़्यादा हो रही है। एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो पार्टी चलनी चाहिए, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है केंद्रीय स्तर पर देखें, लेकिन नहीं चल पा रही। कोई बदलाव क्या होता हुआ आने वाले समय में नजर आएगा? ये जो लेटर लिखा गया है, इतनी बातों का जिक्र किया गया है, उसके बाद देखिए पहले तो मैं एक जानकारी भी दे दूं कि जिस चुनाव की चर्चा हो रही थी, जो चुनाव होने वाले थे, उसको टालने की खबरें हैं। हाँ, कि वो टल भी सकते हैं। हाँ, डेट आगे बढ़े। तो पहले तो चुनाव संगठन के स्तर पर जो चुनाव होने हैं, नया अध्यक्ष का चुनाव होना है, वो होगा भी कि नहीं, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि सोनिया गांधी चाहती है कि अशोक गहलोत, चूंकि राहुल गांधी तैयार नहीं है, एक कोटरी ऐसी चाहती है कांग्रेस के अंदर जो इस पक्ष की है कि राहुल गांधी को वो पोजीशन लेनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं है, तो अशोक गहलोत जो उनके लॉयलिस्ट बताए जाते हैं, वो उनको आगे करके चुनाव में जाया जाए 2024 के चुनाव में, ताकि ये आरोप न लगे कि गांधी परिवार जो है वो उनका ही कोई व्यक्ति बने। लेकिन अशोक गहलोत तो ये भी कह देते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है, हमको तो जानकारी है ही नहीं कि लोग हमको आगे कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, राजनीति में ये चीजें कही जाती हैं, लेकिन अभी उसमें बहुत क्लैरिटी नहीं है कि चुनाव होंगे, अशोक गहलोत ही होंगे या सोनिया गांधी ही कंटिन्यू करेंगी। इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। मतलब गुलाम नबी आज़ाद तो ये भी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा करिए, आप वो प्लान बनाइए। तो एक तरीके से वो उन कांग्रेसियों को भी आवाज देने की कोशिश कर रहे हैं जो फेंस पे हैं, जो स्टेट ऑफ अफेयर से खुश नहीं हैं, जो गुलाम नबी आज़ाद की तरह ये बताते मतलब प्राइवेट डिस्कशंस में भी बताते हैं कि राहुल गांधी 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि 39 विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में हार गए हैं। तो ये उन कांग्रेसियों को भी थोड़ा इम्बोल्डन करेगा शायद, जो ये कहेंगे कि भाई बदलाव होना चाहिए। लेकिन क्या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप इसके लिए तैयार है, या फिर इसको इस तरीके से देखा जाएगा कि उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया, वो
एक्टिव पॉलिटिक्स में मतलब गुलाम नबी आज़ाद को कहा गया कि जम्मू कश्मीर देखिए, उस कैंपेन कमेटी के इंचार्ज हो जाइए आप। एक दूसरा पक्ष ये है जो ये कहेगा कि गुलाम नबी आज़ाद फ्रंट पे आके लड़ना नहीं चाहते हैं, वो जम्मू कश्मीर जाके संभाल क्यों नहीं लेते? अगर वो कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं तो जम्मू कश्मीर से आते हैं, जम्मू कश्मीर में जाकर फाइट करें। वो उनकी मजबूरी हो सकती है, वो जाके नहीं लड़ रहे हैं, ये बात हो सकती है, लेकिन जो चीजें, जो सवाल उन्होंने उठाए हैं उनमें दम है कि नहीं, हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या ये बात हकीकत नहीं है कि फैसले नहीं हो रहे हैं, क्या ये हकीकत नहीं है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्या ये हकीकत नहीं है कि हुडा कुछ दिनों तक ड्रिफ्ट करके दूसरी तरफ चले गए थे, उनको किसी तरीके से रोका गया है, क्या ये हकीकत नहीं है कि आनंद शर्मा को रोकने के लिए राजीव शुक्ला को जाकर मिलना पड़ता है, सोनिया गांधी को बीच बचाव करना पड़ता है? तो युवा भी आपके साथ नहीं है, अगर बुजुर्ग भी आपके साथ नहीं है, और ऐसे वक्त में नहीं है जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत है कांग्रेस को एकजुटता की, कि एक होकर वो नरेंद्र मोदी का जो एक बड़े रेकनेबल फोर्स आज की तारीख में है, जिनको डिफीट देना कोई मामूली काम नहीं है आज की तारीख में, जो उन्होंने एक वोट बैंक अपने लिए तैयार कर लिया है, और जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव, जिस पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ वो चल रहे हैं। ऐसे में इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उसमें दम लगता है। इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे इनकी आकांक्षा क्या थी, ये राज्यसभा नहीं पहुंच पाए, ये फ्रंट पे लड़ना नहीं चाहते हैं, इस तर्क में दम हो सकता है, लेकिन इन्होंने जो चिट्ठी में लिखा है और जिस यूनाइटेड फेस की बात की है कि कांग्रेस के अंदर इंटरनल डायनेमिज्म होना चाहिए, हाँ, वो हकीकत है, और उससे कांग्रेस पार्टी निकलेगी तभी मजबूत होकर आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुकेश जी ये समझाने के लिए कि आखिरकार गुलाम नबी आज़ाद ने चिट्ठी में क्या लिखा है, हमारे दर्शक क्या सोचते हैं गुलाम नबी आज़ाद ने, क्योंकि अब इस्तीफा दे दिया है, अब पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, अध्यक्ष कौन होगा, ये तमाम सवाल हैं कांग्रेस से जुड़े हुए। आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।